Hello everyone, welcome back to Bunk to Brain. So this is last unit of Analog Electronics 1, which is unit 4. Unit 4 is all about feedback amplifier, like what is feedback, what is negative feedback amplifier, basic feedback topologies, gain margin, noise margin, sinusoidal oscillator, criteria, RC phase shift, LC crystal oscillator. So let's just begin. तो सबसे पहले फीडबैक क्या होता है, फीडबैक एम्पलीफायर क्या होता है. ये फीडबैक वो बिल्कुल नहीं है जो कस्टमर से मिलता है. नो, फीडबैक एम्पलीफायर क्या होता है, लाइक ये एक एम्पलीफायर है जिसमें हम कुछ पोर्शंस आउटपुट के हम इनपुट को रिटर्न कर देते हैं थ्रू अ नेटवर्क. ठीक है, ये हमारा होता है फीडबैक एम्पलीफायर. उस जिस नेटवर्क से हम ये सब करते हैं, लाइक आउटपुट को हम इनपुट में रिटर्न करते हैं, उस नेटवर्क को कहते हैं फीडबैक नेटवर्क. अब रिटर्न जो सिग्नल है हमारे पास वो इन फेस भी हो सकता है, आउट ऑफ फेस भी हो सकता है. दिस इज इट्स फॉर्मूला. रिटर्न सिग्नल इक्वल्स टू बीटा इनटू आउटपुट. बीटा क्या होता है, फीडबैक फैक्टर. अब क्या होता है, हम फीडबैक यूज़ करते हैं. ये हमारे ज़्यादातर एम्पलीफायर्स में इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स में डिस्टॉर्शन की प्रॉब्लम आती है, तो उसी को ओवरकम करने के लिए हम फीडबैक को यूज़ करते हैं. बेसिक कंसेप्ट क्या है फीडबैक का, इस डायग्राम के थ्रू बताती हूँ. लाइक हमने एक 5S इनपुट दिया, ठीक है, और ये हमारा आउटपुट आया है सैम्पलर टू फीडबैक नेटवर्क. ठीक है, अब इन दोनों में जो डिफरेंस और एरर बताता है वो क्या करता है, हमारा कंपैरेटर. कंपैरेटर हमारे इन दोनों का डिफरेंस एंड एरर बताता है. देन वहाँ से गई हमारी इन्फॉर्मेशन बेसिक एम्पलीफायर में. बेसिक एम्पलीफायर क्या करता है, हमारे सिग्नल की जो स्ट्रेंथ है उसको इंक्रीज कर देता है. वहाँ से थीटा पाई हमारी वैल्यू आउटपुट जाता है सैम्पलर में. देन सैम्पलर क्या करता है, सैम्पलर प्रिपेयर करता है हमारे जो आउटपुट है उसको फीडबैक प्रोसेस के लिए. ठीक है, देन वो फीडबैक नेटवर्क में आता है, यहाँ पे उसकी प्रोसेसिंग होती है. देन वो आउटपुट बन के कंपेरेटर में जाता है. इस टाइप में होता है. ठीक है, और फीडबैक नेटवर्क में क्या होता है, सम फ्रैक्शन ऑफ आउटपुट्स लेते हैं एंड बीटा हमारी स्केलिंग करते हैं. देन उसका जो आउटपुट आता है 5F वो हम कंपेरेटर को देते हैं. अब हमारा गेन क्या होता है बेसिक एम्पलीफायर का, 5O माइनस 5I, मतलब आउटपुट अपॉन इनपुट. फीडबैक रेशियो क्या होता है, जो हमारा फीडबैक से आउटपुट आया उन जो हमने इनपुट लिया था फीडबैक पे. गेन ऑफ फीडबैक एम्पलीफायर, एम्पलीफायर में देखो जो हमने इनपुट लिया और आगे जाके जो हमारा आउटपुट आया. 5S क्या होता है, AC इनपुट सिग्नल, एंड 5F क्या होता है, हमारा फीडबैक सिग्नल. अब फीडबैक कितने टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप्स के, पॉजिटिव फीडबैक एंड नेगेटिव फीडबैक. नाउ फर्स्ट इज पॉजिटिव फीडबैक. पॉजिटिव फीडबैक क्या होता है, लाइक हम किसी भी फीडबैक सिग्नल को इस तरीके से अप्लाई करें कि हमारा जो इनपुट है इन फेज हो एंड इनपुट हमारा इंक्रीज करे, उसको हम बोलते हैं फीडबैक, पॉजिटिव फीडबैक. अब पॉजिटिव फीडबैक को हम रीजनरेटिव फीडबैक भी बोलते हैं और डायरेक्ट फीडबैक. लाइक आपको अगर कुछ नया डेफिनेशन या कुछ, तो उसमें ज़रूरी नहीं आपको पॉजिटिव फीडबैक ही लिख के दे. आप कह सकते हैं रीजनरेटिव फीडबैक है या फिर डायरेक्ट फीडबैक है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि इन नाम से भी हम रिप्रेजेंट करते हैं. नाउ हमारा जो फीडबैक है इनपुट में हमेशा 180 डिग्री होता है एंड रिजल्ट हमारा फेज शिफ्ट करता है 360 डिग्री. ठीक है, अब ये पॉजिटिव फीडबैक का सर्किट बताया हुआ है. ठीक है, यहाँ पे फेज शिफ्ट बताया. VIN हमारा इनपुट है, यहाँ पे वो किसके इक्वल होगा, जो हमारे फेज शिफ्ट में इनपुट है VS प्लस VF. ठीक है, जो हमारा फेज शिफ्ट में आउटपुट है. अब ए क्या है हमारा ओपन लूप के लिए, V0 अपॉन VI. इसमें हमारी वोल्टेज आउटपुट की अपॉन इनपुट. इसको यहाँ पे पुट कर दिए, V इन की वैल्यू विच इज दिस. अब मैंने ऊपर बताया था आपको बीटा की वैल्यू, बीटा सबसे ऊपर बताया था कि आपको बीटा इंटू आउटपुट होता है. सो उसी वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दिया. देन यहाँ पे ये वैल्यू, ये बीटा V इस साइड चले गई, V0 हमने V आउटपुट कॉमन ले लिया. देन दिस फॉर्मूला, ये फॉर्मूला होता है हमारा फॉर पॉजिटिव फीडबैक. ठीक है, अब क्या है हमारा मॉड्यूलस ऑफ ए बी अगर 1 है तो हमारा AF क्या हो जाएगा, टोटल इनफाइनाइट. अब हमारा पॉजिटिव फीडबैक भी इनफाइनाइट है एंड हमें AC आउटपुट मिल रहा है, तो वो सिग्नल क्या होता है, हमारा पॉजिटिव फीडबैक सिग्नल ऑसिलेटर की तरफ वर्क करने लग जाता है. ठीक है, सिंपल सी चीज़ है. एक हमारा पॉजिटिव फीडबैक इनफाइनाइट एंड AC आउटपुट दे रहा है हमें विदाउट AC इनपुट सिग्नल, सो हमारा फीडबैक
पॉजिटिव फीडबैक ऑसिलेटर की तरफ वर्क करने लग जाता है। एडवांटेज क्या है, हमें यहाँ पे बहुत अच्छा गेन मिलता है, हाई गेन, पर डिसएडवांटेज भी है, लाइक बहुत ज़्यादा नॉइस एंड डिस्टॉर्शन होता है, बैंडविड्थ बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, इंस्टेबिलिटी बढ़ जाती है। इसको कहाँ पे यूज़ करते हैं, ऑसिलेटर्स में एंड सिमेट्रिका में। हमारे में अभी ऑसिलेटर्स, हम उसका आगे पढ़ेंगे। नाउ नेगेटिव फीडबैक उसका बिल्कुल अपोजिट है, लाइक आउट ऑफ फेज हो, जहाँ पे इनपुट सिग्नल डिक्रीज करने लगे इनपुट सिग्नल, वो हमारा नेगेटिव फीडबैक होता है। इसको डिजेनरेटिव फीडबैक एंड इनवर्स फीडबैक भी बोलते हैं। यहाँ पे क्या है, हमारा शिफ्ट इंट्रोड्यूस तो 180 से ही करता है, लेकिन आगे जाके इसकी वैल्यू चेंज होती है एंड 180 ही रहती है। रिजल्ट में लाइक हमें 180 ही मिलेगा, वहाँ पे हमारा 360 हो गया था, नहीं यहाँ पे 180 रहेगा आउट ऑफ फेज। दिस इज इट सर्किट एंड फेज शिफ्ट। VIN, यहाँ से VS गया, ठीक है, यहाँ पे VS गया, VF, यहाँ पे वो बीटा की वैल्यू लगा दिए, VF इक्वल्स टू बीटा V0। इसी जैसे पॉजिटिव फीडबैक में यहाँ पे नेगेटिव साइन था, यहाँ पे पॉजिटिव आएगा। अब यहाँ पे एम्पलीफायर की इनपुट रिड्यूस करती है, बहुत ज़्यादा कम होती है, तो आउटपुट भी बहुत डिक्रीज करेगी। लाइक जब हमारा ए बी बहुत ज़्यादा कम होगा, यानी कि डिनोमिनेटर भी कम हुआ, देन हम ए एफ की वैल्यू ज़्यादा होगी, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हमारी डिनोमिनेटर की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है, जिस वजह से हमारी ए एफ की वैल्यू यानी कि नेगेटिव फीडबैक की वैल्यू कम होने लग जाती है, गेन भी बहुत ज़्यादा कम होता है। इसलिए एडवांटेज क्या है, इनपुट इम्पिडेंस हाई होती है, स्टेबलाइज होता है, फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स बहुत अच्छा होता है, आउटपुट इम्पिडेंस बहुत अच्छा होता है, नॉइस से डिस्टॉर्शन भी कम है। लेकिन सबसे मेजर प्रॉब्लम यहाँ पे क्या आती है कि हमारा जो गेन है बहुत कम आता है, वो गेन हमें मतलब पॉजिटिव फीडबैक में ही बेस्ट मिलता है, यहाँ पे रिडक्शन हो जाती है। अब इसे कहाँ पे यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक एम्पलीफायर्स में, पावर सप्लाईज में, वाइड बैंड एम्पलीफायर में एंड बूस्ट स्ट्रिपिंग में। नाउ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नेगेटिव फीडबैक। सो इसमें फर्स्ट आता है स्टेबलाइजेशन ऑफ गेन, लाइक हम गेन का जो हमारा गेन है रिडक्शन होती है उसको स्टेबलाइज कैसे करते हैं। ये फॉर्मूला भी हमने निकाला था नेगेटिव फीडबैक का, ए एफ इक्वल्स टू ए अपॉन 1 प्लस बीटा, ए बीटा। इस टर्म को हमने डिफ्रेंशिएट किया, सी वी गॉट दिस, डिफ्रेंशिएट करके डिनोमीटर सेम कर दिया एंड डिफ्रेंशिएट करते हैं हमारी ये वाली टर्म आ गई। ठीक है, अब इस टर्म में हमारा डी एफ अपॉन ए एफ क्या होता है, ये हमारा होता है फ्रैक्शन चेंज इन एम्पलीफायर वोल्टेज गेन विद फीडबैक। ठीक है, विद फीडबैक याद रखना, और ये हमारा सेम चीज़ होती है फ्रैक्शन चेंज इन वोल्टेज गेन विदाउट फीडबैक, विदाउट। और ये वाली जो हमारी टर्म थी, इस टर्म को कहते हैं सेंसिटिविटी। अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बात करें कि सेंसिटिविटी क्या होती है, तो सेंसिटिविटी रेशो होती है परसेंटेज चेंज इन वोल्टेज गेन विद फीडबैक टू द परसेंटेज चेंज इन वोल्टेज गेन विदाउट फीडबैक। अब क्या है ये वाली टर्म, इस वैल्यू को हम सेंसिटिविटी निकालने के लिए इस टर्म को इसके डिवाइड में चल जाए तो हम सेंसिटिविटी निकाल सकते हैं। ये डिवाइड में आ गई, और सेंसिटिविटी की रेसिप्रोकल को बोलते हैं डिसेंसिटिविटी, जो होता है 1 प्लस ए बीटा। तो सेकेंड इज इंक्रीज ऑफ बैंडविड्थ, लाइक मैंने आपको यूनिट 3 में बताया था, ईच एम्पलीफायर हैज़ डिफरेंट स्टेजेस, और उन स्टेजेस की अपनी एक अपर कट ऑफ फ्रिक्वेंसी होती है और एक लोअर कट ऑफ फ्रिक्वेंसी होती है। तो उन दोनों का जो डिफरेंस होता है ना, अपर कट ऑफ फ्रिक्वेंसी एंड लोअर कट ऑफ फ्रिक्वेंसी, उनके डिफरेंस को कहते हैं बैंडविड्थ ऑफ एन एम्पलीफायर। अब किसी भी एम्पलीफायर का वोल्टेज गेन एंड बैंडविड्थ का जो प्रोडक्ट होता है वो सेम होता है फॉर फीडबैक एंड विदाउट फीडबैक। सी यहाँ विद फीडबैक एंड विदाउट फीडबैक दोनों का इक्वल होता है प्रोडक्ट। अब हमने फीडबैक एम्पलीफायर की वोल्टेज गेन को हमने 1 अपॉन 1 प्लस ए बीटा से रिड्यूस कर दिया एंड बैंडविड्थ को जब इससे इंक्रीज कर दिया, तो क्या होगा, हमारा ये फॉर्मूला जो यहाँ पे बताया ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। इसमें फर्स्ट ये तो हमने ए को डिवाइड में लिया है, यहाँ पे इस फॉर्मूला का भी हमने ऊपर पढ़ा कि क्या होता है, ए एफ इक्वल्स टू ए अपॉन 1 प्लस ए बीटा। ए या डिवाइड में तो यहाँ पे नहीं लगाएंगे, जिससे हमें ये वाला फॉर्मूला मिल गया। इसमें ए क्या है, इसमें ए हमारा मिड बैंड गेन है विदाउट फीडबैक। ठीक है, आपको ये याद रखना है कहाँ पे विद फीडबैक एंड विदाउट फीडबैक कहाँ पे है।
अब क्या होता है, नेगेटिव फीडबैक की वजह से एम्पलीफायर में अपर कट ऑफ फ्रिक्वेंसी बहुत ज़्यादा इंक्रीज करती है विद फैक्टर 1+A बीटा, एंड लोअर कट ऑफ फ्रिक्वेंसी डिक्रीज कर दी है विद द सेम फैक्टर 1+A बीटा। ठीक है। और जब हम 3 dB फ्रिक्वेंसी की बात कर रहे हैं नेगेटिव फीडबैक के लिए, तो उसमें रिलेशन क्या होता है, F2 इक्वल्स टू F2 1+A बीटा, ये अपर के लिए एंड ये लोअर के लिए। ठीक है। नेक्स्ट इज डिक्रीज डिस्टोर्शन। सो लाइक कोई भी हमारा एम्पलीफायर है, कंसिडर एम्पलीफायर ओपन लूप वोल्टेज गेन, तो हमारा टोटल हार्मोनिक डिस्टोर्शन होता है डी से हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो विद नेगेटिव फीडबैक रेशियो हमारा बीटा, हम डिस्टोर्शन को किस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं, डी एफ इक्वल्स टू डी अपॉन 1+A बीटा। नेक्स्ट डिक्रीज्ड नॉइस। अब क्या होता है कि इसमें नॉइस बहुत कम होती है, मैंने आपको एडवांटेज में बताया, नेगेटिव फीडबैक में नॉइस और डिस्टोर्शन बहुत कम होता है। तो उसी के लिए हमने एक फॉर्मूला यूज़ किया, नॉइस ऑफ विद फीडबैक कितनी होती है, बहुत कम होती है, लेकिन होती है, तो वही निकालने के लिए एन एफ इक्वल्स टू एन अपन 1+A बीटा। ये फॉर्मूलास आपको याद रखना है, डिक्रीज्ड नॉइस के लिए, डिक्रीज डिस्टोर्शन के लिए, इंक्रीज बैंडविड्थ के लिए, ये वाला एंड ये वाला तो ज़रूर याद रखना है, एंड ये वाला स्टेबलाइजेशन के लिए, ये वाला। नाउ हम क्वेश्चन देख लेते हैं। एक एम्पलीफायर है, ओपन लूप गेन है, ठीक है, 1000, ओपन लूप गेन हमारा 1000 है, रेशियो हमारा फीडबैक रेशियो बीटा 0.04 है, ओपन 10% से चेंज करा है ड्यू टू टेम्परेचर, परसेंटेज चेंज निकालना है एम्पलीफायर का। तो हमें ए दिया हुआ है, बीटा दिया हुआ है, डी अपॉन ए दिया हुआ है 10, यानी कि 10% से चेंज कर रहा है। निकालना क्या हमें, परसेंट चेंजिंग गेन निकालना है। तो हमने ये वाला स्टेबलाइजेशन में फॉर्मूला देखा था, इसी को जस्ट वैल्यूज पुट करेंगे। ये हमें पता नहीं है, ये 10% है, 1+A की वैल्यू 1000, बीटा हमारा 0.04 है, इनको कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू हमारी आ जाएगी। सिंपल क्वेश्चन आते हैं इसमें से। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या है, इसमें हमें एम्पलीफायर के वोल्टेज गेन दिया है विद फीडबैक, यानी कि AF, साथ में हमें फीडबैक गेन दिया है विदाउट फीडबैक चेंजेस, इससे चेंज कर रहा है, यानी DA/A, एंड द गेन विद फीडबैक शुड नॉट वेरी मोर देन इतना, इससे ज़्यादा वेरी नहीं करना चाहिए, यानी कि परसेंट चेंज दिया है हमें 2%, DA/AF। हमें क्या निकालना है, ओपन लूप गेन A निकालना है, फीडबैक रेशियो बीटा निकालना है। सबसे पहले हमने स्टेबलाइजेशन का फॉर्मूला लगाया यहाँ पे, ये हमें पता है परसेंटेज चेंज, ये भी पता है, हमें ए और बीटा की वैल्यू नहीं पता, तो डायरेक्ट हम इस टर्म के 1+A बीटा की वैल्यू निकाल देंगे। देन गेन हमें क्या पता था, AF इक्वल्स टू A अपॉन 1+A बीटा, AF की वैल्यू हमें 100 गिवन है, ए नहीं पता हमें, A+बीटा नहीं पता, लेकिन यहाँ पे हमने 1+A बीटा की वैल्यू निकाली है 10, जिससे हमें ए की वैल्यू मिल गई 1000। अब इसी टर्म में हमने ए की वैल्यू पुट कर दी, तो 1+1000 बीटा इक्वल्स टू 10, जिससे हमें बीटा की वैल्यू मिल गई 0.009। नाउ टाइप्स ऑफ नेगेटिव फीडबैक, यानी इसको एक ये भी कहते हैं फीडबैक टोपोलॉजी। इस क्वेश्चन में आ जाए कि टाइप्स ऑफ नेगेटिव फीडबैक बताओ या फिर टोपोलॉजीज, तो आपको यही बतानी है। 4 टाइप्स, वोल्टेज सीरीज फीडबैक, वोल्टेज शंट फीडबैक, करंट सीरीज फीडबैक एंड करंट शंट। ठीक है। अब क्या होता है कि सीरीज फीडबैक से हमारा इनपुट रेजिस्टेंस इंक्रीज करता है, वे शंट से हमारा डिक्रीज करता है, वोल्टेज से हमारी डिक्रीज करती है आउटपुट रेजिस्टेंस, एंड करंट से हमारी आउटपुट रेजिस्टेंस इंक्रीज करती है। ठीक है। अब क्या, जब हम इन्हें आपस में कनेक्ट कर देंगे तो हमें इनपुट भी अच्छा मिलेगा, आउटपुट भी अच्छा मिलेगा, तो इसलिए हम इनको कनेक्ट करके क्या करते हैं, वोल्टेज सीरीज, वोल्टेज शंट, करंट सीरीज एंड करंट शंट, ऐसे कनेक्ट करके बाद ज्वाइन करके आगे वर्क करते हैं। नाउ फर्स्ट इज वोल्टेज सीरीज फीडबैक, इसको एक और नाम से बोलते हैं सीरीज शंट फीडबैक। में क्या होता है, हमारा जो फीडबैक नेटवर्क है वो पैरेलल में होता है हमारे आउटपुट ऑफ एम्पलीफायर के साथ। ठीक है। इसमें सम फ्रैक्शन ऑफ आउटपुट वोल्टेज गिवन टू इनपुट वोल्टेज थ्रू फीडबैक नेटवर्क। ठीक है।
यानी कि आउटपुट के कुछ फ्रैक्शंस हम इनपुट में दे देते हैं थ्रू फीडबैक नेटवर्क। सिंपल। अब इसमें क्या हमारा जो शंट कनेक्शन है आउटपुट पे, वो हमारे आउटपुट रेजिस्टेंस आर नोट को बहुत रिड्यूस कर देता है, कम कर देते हैं। वैसे हमारा जो सीरीज कनेक्शन है वो इनपुट को बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर देता है, इनपुट रेजिस्टेंस को। जब ये वाला केस होता है ना, इस केस को हम कहते हैं एम्पलीफायर को ट्रू वोल्टेज एम्पलीफायर। ठीक है। अब वोल्टेज को फीडबैक के हम कैसे फैक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, बीटा हमारा ये होता है वी अपॉन वी नोट। ठीक है। ए हमारा वी नोट बाई वी आई यानी कि आउटपुट अपॉन इनपुट। ए एफ होता है हमारा वी नोट अपॉन वी आई, ए के इक्वल होता है। ठीक है। ये हमारा सर्किट ब्लॉक डायग्राम है। वी एस हमने इनपुट दी, वी आई हमारी कई बेसिक एम्पलीफायर में विद गेन ए। यहाँ पे क्या होगा, हमारी जो स्ट्रेंथ है वो इंक्रीज करेगी, स्टेबल करेगी। यहाँ से हमारा वी नोट गया फीडबैक नेटवर्क में बीटा में। स्ट्रेंथ जो सिग्नल की इंक्रीज की थी उससे हम सिस्टम को कंट्रोल करते हैं, स्टेबलाइज करते हैं। देन वी एफ हमारा इनपुट के साथ जाता है। ये एक सर्किट डायग्राम दिया मैंने आपको एग्जांपल के लिए। इनपुट रेजिस्टेंस क्या होती है हमारी, डेरिवेशन कोई नहीं पूछता है, ये आ जाता है कि होता क्या है, फॉर्मूला दे दो, सर्किट डायग्राम दे दो। ठीक है। अगर डेरिवेशन आपको फिर भी एक बार देखनी है तो आप बंक टू प्लेन की वेबसाइट पे जाओ, वहाँ पे आपको जो फ्री नोट्स है उनमें डेरिवेशन है इसकी। एन वन प्लस ए बीटा आर आई, दिस इज आर आई क्या होता है, हमारे इनपुट रेजिस्टेंस होती है विदाउट फीडबैक। और आर नोट क्या होता है, हमारी आउटपुट आर होती है विदाउट फीडबैक, आउटपुट रेजिस्टेंस। नाउ सेकेंड इज वोल्टेज शंट फीडबैक, इसको हम शंट फीडबैक भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, सम फ्रैक्शन ऑफ आउटपुट वोल्टेज इज अप्लाइड इन पैरेलल विद द इनपुट वोल्टेज थ्रू फीडबैक नेटवर्क। काम सिमिलर होता है, थोड़ा बहुत डिफरेंस होता रहता है सभी 4 टाइप्स में। फीडबैक सिग्नल हमारा आई एफ है, इन प्रोपोर्शन होता है आउटपुट वोल्टेज वी नोट से। देयरफॉर हमारा फीडबैक फैक्टर क्या हुआ, बीटा इक्वल्स टू आई एफ अपॉन वी नोट। आई एफ क्या है हमारा फीडबैक सिग्नल एंड वी नोट क्या है हमारी आउटपुट वोल्टेज है। इस टाइप का एम्पलीफायर को हम ट्रांस रेजिस्टेंस एम्पलीफायर भी बोलते हैं। क्वेश्चन में आ सकता है व्हाट इज ट्रांस रेजिस्टेंस एम्पलीफायर, तो आप यही बताओगे कि जिसमें हम आउटपुट वोल्टेज के पैरेलल में करते हैं इनपुट वोल्टेज से थ्रू फीडबैक नेटवर्क, एंड जिसमें ये होता है बीटा क्लियर, दिस टाइप ऑफ एम्पलीफायर इज कॉल्ड ट्रांस रेजिस्टेंस एम्पलीफायर। ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, शंट फीडबैक हमारी ओवरऑल गेन को स्टेबलाइज करता है एंड इनपुट एंड आउटपुट रेजिस्टेंस को दोनों को डिक्रीज करता है, किस फैक्टर से, 1 प्लस ए बीटा। ए एफ हमारा यहाँ पे ये होता है फीडबैक, बीटा यानी फीडबैक फैक्टर दिस है, ये हमारा ये होता है। ये हमारा ब्लॉक डायग्राम है करंट एंड वोल्टेज के बेसिस में। देन इनपुट एंड आउटपुट रेजिस्टेंस, इनपुट हमारी होती है आर आई टू आर आई 1 प्लस ए बीटा। इसमें हमारी इनपुट और आउटपुट सेम होती है, बस हमारी जो डिफरेंस आता है वो होता है आर आई और आर नोट का। आर आई जो हमारी इनपुट रेजिस्टेंस है, आर नोट जो आउटपुट रेजिस्टेंस है। थर्ड वन इज करंट सीरीज फीडबैक, यानी सीरीज फीडबैक। इसमें क्या होता है, हम वोल्टेज डेवलप करते हैं प्रोपोर्शनल टू आउटपुट करंट, इसको हम करंट फीडबैक भी बोलते हैं, यानी करंट फीडबैक या फिर करंट एम्पलीफायर। अब इसमें ना सीरीज में कनेक्शंस होते हैं। ठीक है। सीरीज में कनेक्शंस की वजह से क्या होता है, इनपुट और जो आउटपुट है हमारे रेजिस्टेंस वो बहुत इंक्रीज होता है उनमें। इसलिए इस टाइप ऑफ एम्पलीफायर को हम बोलते हैं ट्रांस कंडक्टेंस एम्पलीफायर, क्योंकि यहाँ पे कंडक्टिविटी बहुत अच्छी होती है, हमारी इनपुट और आउटपुट रेजिस्टेंस बहुत इंक्रीज वैल्यू होती है। फीडबैक फैक्टर क्या होता है, ये क्या होता है हमारा नाउन सर्किट डायग्राम। इसमें ये क्या है हमारा, बीटा क्या है, इनपुट क्या है, इनपुट से यहाँ पे स्ट्रेंथ इंक्रीज हुई देन स्टेबलाइज हुआ। इनपुट रेजिस्टेंस क्या होती है, आउटपुट रेजिस्टेंस क्या होती है। इसमें आर आई क्या होता है, आर नोट क्या होता है। अब इसमें हमने मल्टीप्लाई क्यों किया 1 प्लस ए बीटा, क्योंकि ये इसी फैक्टर से चेंज कर रही है, 1 प्लस ए बीटा के फैक्टर से।
फोर्थ इज करंट शंट फीडबैक यानी कि शंट सीरीज फीडबैक। इसमें क्या होता है, हमारा जो शंट कनेक्शन है इनपुट पे जो हमारा शंट होता है वो रिड्यूस करने लग जाता है इनपुट रेजिस्टेंस को। जो हमारे सीरीज कनेक्शन है आउटपुट के साथ वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज करते हैं आउटपुट रेजिस्टेंस को। मैंने आपको बताया ही था शंट में क्या होता है, शंट में इनपुट रेजिस्टेंस कम होती है, सीरीज में ज़्यादा होती है। तो जब इनको कंबाइन किया तो इनपुट रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा रिड्यूस होकर मिलेगी हमें, एंड आउटपुट रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा इंक्रीज होकर मिलेगी। इसी को कहते हैं ट्रू करंट एम्पलीफायर। एंड फीडबैक फैक्टर की हमारी वैल्यू होती है बीटा इक्वल्स टू आई वन आई नोट। ये पूरा इसी करंट के बेसिस पे होता है, इसीलिए इसको ट्रू करंट एम्पलीफायर भी बोलते हैं। यहाँ पे हमारा इनपुट आउटपुट और स्टेबलाइजेशन सब करंट के टर्म्स में होता है। दिस इज सर्किट डायग्राम। आई एस हमारा करंट इनपुट लिया, वो वी आई पे यहाँ आगे जाके चेंज हो गया, आई आई हो गया, रेजिस्टेंस आर ई में गया, ठीक है, एच पैरामीटर के थ्रू। यहाँ पे बीटा हमारा आई एफ अपॉन आई नोट होता है। इनपुट रेजिस्टेंस दिस इज आउटपुट रेजिस्टेंस। नाउ गेन मार्जिन। सो ये हमें बताता है अमाउंट ऑफ गेन ऑफ फीडबैक एम्पलीफायर कैन बी इंक्रीज बिफोर द सिस्टम बिकम्स अनस्टेबल। सिस्टम के ऑसिलेट करने से पहले, अनस्टेबल बनने से पहले कितना उसका गेन है। सिंपल लैंग्वेज में कहे तो ये हमें बताता है कि हमारा सिस्टम अनस्टेबिलिटी से कितनी दूर है, लाइक कितनी देर में हमें अनस्टेबिलिटी मिलने वाली है। ठीक है, गेन मार्जिन होता है 1/a बीटा का मॉड्यूल डेसिमल में करने के लिए 20 लोग इंटू करते हैं, लेकिन ये माइनस में होगा यहाँ पे, ठीक है। अब क्या है, अगर हमारा जीएम गेन मार्जिन पॉजिटिव आया तो सिस्टम हमारा स्टेबल होता है। अगर हमारा ज़ीरो आया तो यानी कि सिस्टम ऑसिलेट मतलब करने वाला है, बिल्कुल एक कहते हैं ना एक पॉइंट पे आ गया है, जस्ट करने वाला है, गिरने वाला है, तो उसी टाइप में ऑसिलेशन बस करने वाला है नियरेस्ट। नेगेटिव में क्या होता है, जब हमारा सिस्टम अनस्टेबल होता है। नॉइस मार्जिन। नॉइस मार्जिन क्या होता है, ये मैक्सिमम नॉइस वोल्टेज होती है जो हम सिग्नल को दे सकते हैं विदाउट कॉजिंग एन इनकरेक्ट आउटपुट। सिंपल लैंग्वेज में नॉइस इम्यूनिटी का मेजर होता है, मतलब निकालते हैं हम वैल्यू की कितनी नॉइस इम्यूनिटी है सर्किट में। अब इसके टू टाइप्स होते हैं, नॉइस मार्जिन हाई, नॉइस मार्जिन लो। नॉइस मार्जिन हाई हमारे होता है वी ओ एच माइने वी आई एच। वी ओ एच होता है आउटपुट हाई और वोल्टेज, एंड वी आई एच होता है इनपुट हाई वोल्टेज। वैस नॉइस मार्जिन लो हमारा होता है एन आई एल वी आई एन एस वी ओ एल। ठीक है, वी ओ एल हमारा होता है आउटपुट लो वोल्टेज। एंड जनरेटर क्या होता है, कोई भी सर्किट जो हमारी ए सी वेव फॉर्म प्रोड्यूस करे विदाउट यूजिंग ए सी इनपुट। लाइक हमने ए सी इनपुट नहीं दिया बट हमें आउटपुट में ए सी वेव फॉर्म मिल रही है, तो वो हमारा आइसोलेटर होता है। और ऑसिलेटर से जो हमें लाइक हम जनरेट करते हैं तो हमें वेव मिलती है, ठीक है। अब वो वेव अगर साइनोसॉइडल है तो उस ऑसिलेटर को बोलते हैं साइनोसॉइडल ऑसिलेटर या फिर जस्ट ऑसिलेटर। और अगर किसी सर्किट में साइनोसॉइडल आउटपुट नहीं आता, लाइक स्क्वायर वेव आती है या ट्रायंगुलर वेव आती है, तो हम उसे कहते हैं वेव फॉर्म जनरेटर या फिर नॉन साइनोसॉइडल। अब ऑसिलेटर टू टाइप्स के होते हैं, मतलब बेसिस, या तो ऑडियो लो फ्रिक्वेंसी ऑसिलेटर एंड रेडियो और हाई फ्रिक्वेंसी ऑसिलेटर। ऑडियो लो फ्रिक्वेंसी ऑसिलेटर में आते हैं आरसी फेज शिफ्ट। इसमें हम एफ ए टी या बीजेटी यूज़ करते हैं, एम्पलीफायर्स में यूज़ करते हैं। एंड इसका एक लाइक एग्जाम्पल कह सकते हैं वेन ब्रिज ऑसिलेटर। वेयरएज रेडियो हाई फ्रिक्वेंसी ऑसिलेटर में आते हैं एल सी ऑसिलेटर एंड क्रिस्टल ऑसिलेटर। एल सी ऑसिलेटर हमारे डायरेक्ट मेथड पे बेस्ड होते हैं, वेरियस क्रिस्टल ऑसिलेटर हमारे इनडायरेक्ट मेथड में यूज़ होते हैं। ऐसे ऑसिलेटर के टाइप्स है लाइक हार्टले ऑसिलेटर, कॉलपिट्स ऑसिलेटर एंड क्लैप ऑसिलेटर। नाउ फर्स्ट इज आरसी फेज शिफ्ट। होता है आरसी फेज शिफ्ट ना, एक नेटवर्क होता है जिसमें हम रेजिस्टर्स एंड कैपेसिटर को यूज़ करते हैं किसी भी एसी सिग्नल का फेज शिफ्ट करने के लिए। अब आरसी से आप समझ ही गए होगे, पूरा का पूरा हमारा सर्किट आरसी रेजिस्टर एंड कैपेसिटर से ही कंबाइंड से ही बना होता है। इसको एनालाइज कर लेते हैं। इसमें ना हम अभी फ्रिक्वेंसी निकालेंगे, ठीक है। कैसे क्या निकालेंगे, सबसे पहले तो इसको हमने ब्रेक कर लिया सर्किट को, देखो इस टाइप में, ताकि हम केवीएल लगा सकें।
ये आपने ईएस में पढ़ा होगा फर्स्ट ईयर में। सर्किट को पहले हमने सिंपल में कर लिया, ठीक है। देन हमने इसमें केवीएल इन मेश लगाई, फर्स्ट, सेकंड एंड ये थर्ड। फर्स्ट लगाया यहाँ पे हमने, क्या होता है, इसको हमने अभी यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज लिया, आप क्लॉकवाइज लेके भी कर सकते हो, नहीं सॉरी क्लॉकवाइज लिया, आप एंटी क्लॉकवाइज भी लेके कर सकते हो। तो फर्स्ट मेश में क्या हो, माइनस वी नोट प्लस, यहाँ पे कैपेसिटर में कितनी फॉर्म करंट क्या I1 से फ्लो कर रहा है, एंड XC प्लस आर पे क्या हमारी I2 भी लग रही है, I1 भी लग रही है, I1 हमारी बड़ी है, ठीक है, R इंटू ये करके हमने उसको कॉमन ले लिया, सिंपल में कर ली। नेक्स्ट मेश देन यहाँ पे आर में क्या है I2 माइनस I1 प्लस देन रजिस्टर करंट कौन सा I2 करंट है I2X, थर्ड इस रजिस्टर में कितना है I2 माइनस I3, देन हमने सिंपल में कर ली इक्वेशन। नाउ नेक्स्ट मेश में क्या है, रजिस्टर पे कौन कौन से करंट है I3 एंड I2 है, प्लस कैपेसिटर पे कौन से करंट है I3 यानी ये। अब क्या करते हैं हम इनको सॉल्व करने के लिए, ईएस में पढ़ा होगा हमने, मैट्रिक्स की फॉर्म में कर लिया इन तीनों इक्वेशंस को। I1 I2 I3 हमने XYZ की तरह ले लिए, ठीक है, दिस इज A B एंड C। नाउ हमने क्रेमर्स मेथड लगाया, वो क्या होता है I3 इक्वल्स टू डेल 3 अपॉन डेल, पहले हम डेल निकालेंगे, डेल यानी ये डिटर्मिनेंट है, ए का हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे। डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं, इसको ले लिया इनटू में इन सारी वैल्यूज को भूल गए, ये दोनों मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस में इन दोनों का प्रोडक्ट, प्लस देन इसकी ये वाली रो एंड कॉलम्स को हमने निगलेक्ट कर लिया, इन दोनों का प्रोडक्ट माइनस इन दोनों का प्रोडक्ट, देन वही सेम चीज़ इसकी रो एंड कॉलम को हमने निगलेक्ट कर लिया, इन दोनों का प्रोडक्ट माइनस इन दोनों को, सॉल्व करके हमने डिटर्मिनेंट निकाल दिया। डेल 3 कैसे निकालते हैं, डेल 3 में हम इन दोनों को रिप्लेस कर लेते हैं, ठीक है, इसकी जगह ये वाली फॉर्म आ जाती है, तब निकालते हैं हम डिटर्मिनेंट। देन हमने कर्मस फॉर्म रूल लगा लिया, डेल 3 अपॉन डेल। अब v क्या होता है, v हमारा होता है v इक्वल्स टू I3 की हमारे पास यहाँ पे वैल्यू है ही, r इंटू कर दिया, ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। देन बीटा क्या होता है VF1 V नोट, VF हमें यहाँ पे पता चल गया, V नोट से हमने डिवाइड कर दिया। अब XC क्या होता है हमारा 1/ωc होता है, हमने जेकोबियन के फॉर्म में लिया तो जेकोबियन ωc हो गया, ठीक है। अब रिप्लेस कर दिया 1/ωc, को हमने अल्फा से। लूप गेन क्या होता है बीटा इंटू ए, बीटा हमारे पास सी है, इनमें हमने ए की वैल्यू पुट कर दी, ओमेगा को हमने ओमेगा नोट ले लिया। अब इसमें क्या है, जो हमारा इमेजिनरी पार्ट है ना उसको हम 0 ले लेंगे, ठीक है। तो क्या बचा हमारे पास, डेल 3 नहीं अल्फा, अल्फा क्यूब माइनस 6 अल्फा, इसको हमने 0 के इक्वल ले लिया, हमारे पास अल्फा की वैल्यू आ गई। अब हमने अल्फा को किस किस चीज़ को हमने अल्फा से रिप्लेस किया था 1/ωRC से, ठीक है। तो इसका हमने इक्वल कर दिया, हमें ओमेगा की वैल्यू पता चल गई। अब फ्रिक्वेंसी क्या होता है 1/2 उसमें हमने ओमेगा की वैल्यू पुट कर दी, फ्रिक्वेंसी मिल गई। तो ये हमारी RC शिफ्ट की फ्रिक्वेंसी है, ठीक है। लूप गेन कर लिया हमने। अब RC शिफ्ट की डिसएडवांटेज क्या है, इसमें ना फीडबैक बहुत ज़्यादा कम होता है, लाइक फीडबैक इज जनरली स्लो। तो क्या होता है जिससे हमारा सर्किट बहुत डिफिकल्टली, बहुत मुश्किल से स्टार्ट करता है रोटेट करना, ऑसिलेट करना, और आउटपुट भी बहुत ज़्यादा कम होता है, ठीक है। इसलिए हम और बाकी ऑसिलेटर्स यूज़ करते हैं। अब इसी का एक बताया था मैंने आपको, वेन ब्रिज ऑसिलेटर, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये भी एक साइनोसॉइडल ऑसिलेटर का टाइप है जिसमें डिस्टॉर्शन बहुत ज़्यादा कम होता है, इसको कॉमनली ऑडियो फ्रिक्वेंसी रेंज में यूज़ करते हैं।
यहाँ पे क्या होता है, हमारे पास 2 फीडबैक्स होते हैं, Z1 एंड Z2। ठीक है, Z1 Z2 हमारे वोल्टेज डिवाइडर नेटवर्क होते हैं। अब क्या है, Z2 के पास जो वोल्टेज होती है वो फीडबैक वोल्टेज होती है VF। ठीक है, और Z1 के पास होगी वो हमारी विदाउट फीडबैक होगी, यानी V नॉट, विच अपियर्स एट नॉन इन्वर्टिंग नोड ऑफ ऑप एम्प। जो हमारी जो नॉन इन्वर्टिंग नोड होती है ऑप एम्प की साइड होती है, उस साइड पे होती है। ठीक है, और फेज शिफ्ट में वेन ब्रिज ऑसिलेटर में फेज शिफ्ट 0 होता है। ठीक है, सर्किट अब फेज शिफ्ट हमारा 0 रहता है इवन लो फीडबैक के बाद भी, एंड सर्किट हमारा ऑसिलेटर की तरह वर्क करता है। अब ये Z1 की हमें ये वैल्यू दी है, Z2 क्या होता है ये। ठीक है, दिस इज Z2। नाउ हमने वोल्टेज डिवीजन रूल लगाया, वो क्या होता है, V नॉट Z2 अपॉन Z1 प्लस Z2। ठीक है, ये हमारी होगी VF। ठीक है, फाइनल वोल्टेज। अब बीटा हमारी होती है VF अपॉन V नॉट, तो इसको हम V नॉट से डिवाइड कर देंगे, V नॉट कट जाएगा, ये हमारी वैल्यू आ जाएगी। अब Z2 की वैल्यू हमें पता है, ये Z1 की ये हमने यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दी, वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दी। ठीक है, ये डिवाइड में चले गए, करते करते ये सॉल्व होगा, डिवाइड मल्टीप्लिकेशन यही सब डिवाइड करके हमारे पास एग्जैक्ट ये वैल्यू आई। अब मैंने लूप गेन आपको बताया था क्या होता है, ए बीटा होता है, मैंने ऊपर बताया था, इसमें हम ए मल्टीप्लाई कर देंगे। अब दिस ब्रैकेट पर थिंग इज आवर इमेजिनरी पार्ट को हम 0 को इक्वल कर देंगे, जिससे क्या होगा, हमें ओमेगा नोट मिल जाएगा। अब हमारी फ्रीक्वेंसी क्या होती है, 1/2 पाई ओमेगा। ओमेगा की हमने वैल्यू कर रख दी, तो हमें फ्रीक्वेंसी मिल गई। और अगर हम फीडबैक नेटवर्क के लिए निकालें फ्रीक्वेंसी, तो हमारी फीडबैक नेटवर्क के लिए ये होगी, एट ओमेगा इक्वल्स टू ओमेगा नॉट, दिस इज आवर लूप गेन, जैकोबियन हमारे 0 से इंटू यानी A/3। आउटपुट निकालने के लिए लूप गेन क्या होगा, मोर देन 1 इक्वल टू मोर देन 1। A/3 हमारा लूप गेन आया था, हमने इसमें इक्वल कर दिया, यानी कि मॉड्यूलस ऑफ ए हमारा 3 से बड़ा होगा। अब इसे कहाँ यूज़ करते हैं, मैंने भी बताया आपको, ऑडियो फ्रिक्वेंसी ऑसिलेटर में यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इज LC ऑसिलेटर। LC से आप समझ सकते हो, LC यानी इंडक्टर कैपेसिटर, या कनेक्शन आपको दिखाया हुआ यहाँ पे, इस टाइप में कनेक्शन होता है। ये Z1 Z2 एंड Z3। ठीक है, अब ये Z1 Z2 Z3 क्या है, ये हमारी इम्पिडेंसेस है। ठीक है, Z1 Z2 Z3। अब जो हमारा बेसिक एम्पलीफायर है, यहाँ पे या तो वो कॉमन एमिटर होता है, या फिर कॉमन सोर्स, या फिर वो इन्वर्टिंग ऑप एम्प एमिटर होता है। ठीक है, फिर शिफ्ट 180 डिग्री। LC ऑसिलेटर के 3 टाइप्स है, हार्टले ऑसिलेटर, कॉलपिट एंड क्लैप। हार्टले में क्या होता है, हार्टले में हमारे Z1 इंडक्टर होता है, Z2 इंडक्टर होता है, और Z3 हमारा कैपेसिटर होता है, यानी कि 2 इंडक्टर्स 1 कैपेसिटर। कॉलपिट में क्या होता है, कॉलपिट में हमारे पास 2 कैपेसिटर्स होते हैं, Z1 एंड Z2, एंड Z3 हमारा इंडक्टर होता है। प्लस क्लैप में हमारे पास Z1 और Z2 तो क्या होंगे, दोनों कैपेसिटर होंगे, लेकिन जो Z3 है वो कनेक्शन होगा, कनेक्शन ऑफ इंडक्टर प्लस कैपेसिटर, यानी कि इसमें 2 कैपेसिटर 2 इंडक्टर दोनों इक्वल नंबर्स में होंगे। अब कंडीशन क्या है, कंडीशन है x1, Z1 को हमने x1 का है, x1 प्लस x2 प्लस x3 इक्वल्स टू 0। अगर हम इक्वल रखें, जब इनको इक्वल करेंगे तो जैकोबियन आ जाएगा, यानी कि जैकोबियन x1। कंडीशन क्या है LC ऑसिलेटर की सब्सटेंट आउटपुट की, हमारा जो ये है x2 अपॉन x1 की इक्वल होना चाहिए। ऊपर जो हमने पढ़े RS शिफ्ट, उसमें क्या था, हमारा A लूप गेन ग्रेटर देन इक्वल टू कितना था, 1 से, लेकिन यहाँ पे x2 अपॉन x1 के इक्वल होगा FET या फिर ओप एम्प के लिए। ठीक है, और BJT के लिए क्या होगा, दिस फॉर्म में। अब फर्स्ट इज हार्टले ऑसिलेटर, ये सर्किट डायग्राम है। होता क्या है, हार्टले इंडक्टर्स होते हैं और 1 कैपेसिटर होता है। कैपेसिटर यहाँ पे एक ही है, यहाँ पे 3 कैपेसिटर नहीं है, एक है,
उस कैपेसिटर की कॉमन साइड ये है, एमिटर साइड ये है, बेस साइड ये है, ठीक है। कैपेसिटर एक ही है। अब कॉमन एमिटर कॉमन कैपेसिटर क्या करता है, ग्राउंडिंग ऑफ बेस एंड कलेक्ट से मतलब प्रिवेंट करता है, एंड कलेक्टर क्या करता है विद रिस्पेक्ट टू डीसी। अब इसमें इंडक्टर कौन सा होता है, सेंटर टैप इंडक्टर होता है, ठीक है। उन दोनों इंडक्टेंस को जो हमारे पास इंडक्टेंस है उनको सेपरेट करने के लिए, देयरफॉर हार्टले ऑसिलेटर इज आल्सो नोन एज टैप इंडक्टर ऑसिलेटर। अब कैलकुलेट करते हैं, x1 x2 x3 को इक्वल कर दिया हमने 0 के, ठीक है। ओमेगा हमारा ओमेगा नोट के इक्वल है। अब x1 हमारा किस लिए, इंडक्टर 1 के लिए, L1 के लिए। ओमेगा L होता है, ओमेगा को हमने ओमेगा नोट से डिनोट कर दिया, ये L2 के लिए, एंड दिस इज फॉर कैपेसिटर 1/ओमेगा c यानी ओमेगा नोट c। सॉल्व किया, ओमेगा नोट कॉमन ले लिया, इसको इस साइड ले गए, ओमेगा की वैल्यू निकाल दिया। फ्रिक्वेंसी क्या होती है 1/2 ओमेगा, ओमेगा की यहाँ पे हमने वैल्यू रख दी। अब इसमें कुछ अगर म्यूचुअल इंडक्टेंस भी है हमारे सर्किट में तो हमने वो ऐड कर दी इंडक्टेंस में, ठीक है। अगर हम जब हमें सब्सटेंट चाहिए आउटपुट, मैंने आपको बताया था क्या होता है, बीजेटी के लिए ये होता है, बीजेटी एंड एफईटी के लिए ये होता है। सेकेंड इज कॉलपिट ऑसिलेटर। कॉलपिट ऑसिलेटर कौन सा होता है, जिसमें 2 कैपेसिटर होता है और 1 इंडक्टर होता है, एक इंडक्टर होगा। इसको भी ऐसे ही एनालाइज करेंगे x1 x2 प्लस x3 से। मैं आपको बता देती हूँ, कैपेसिटर की जब भी हम वैल्यू लेंगे ना नेगेटिव में लेंगे, ठीक है, और इंडक्टर की पॉजिटिव में लेंगे। तो फर्स्ट जो हमने कैपेसिटर की नेगेटिव में ली, थर्ड की पॉजिटिव में। अब इसका एक ड्रॉबैक भी है। ड्रॉबैक क्या है कॉलपिट्स ऑसिलेटर का, कि यहाँ पे जो फ्रिक्वेंसी होती है वो बिल्कुल स्टेबल नहीं होती है, और होगी तो बहुत कम होगी, वेरी पुअर। और इसी को ओवरकम करने के लिए इंडक्टर एल को रिप्लेस कर देते हैं सीरीज ऑफ कॉम्बिनेशन इंडक्टर एल एंड कैपेसिटर C3, ठीक है, जिसमें हमारी जो C3 की वैल्यू है बहुत ज़्यादा कम होगी एज कम्पेयर टू बोथ C1 एंड C2। यानी कि एक तीसरा लगा देते हैं हम कैपेसिटर, लेकिन उसकी वैल्यू बहुत छोटी होगी। अब यहाँ पे हमने ओमेगा नोट निकाला था, फ्रिक्वेंसी में रख दिया 1/2 ओमेगा में। सब्सटेंट आउटपुट नॉर्मल ये होगा, बीजेटी के लिए ये होगा। ड्रॉबैक वही मैंने आपको बताया, फ्रिक्वेंसी अनस्टेबल होती है बहुत ज़्यादा ड्यू टू इफेक्ट ऑफ इनपुट एंड आउटपुट कैपेसिटेंस, ठीक है। C1 CI हमारी शंट में होता है विद C1 एंड C नोट अपीयर्स इन शंट विद C2, ठीक है, C नोट। अब ये जो हमारी तीसरी थी वो किसके इक्वल होगी, सो वही मैंने आपको बताया, फ्रिक्वेंसी अनस्टेबल हो जाती है। अब जब अनस्टेबल हो जाती है हम क्या करते हैं, हमारे पास 2 कैपेसिटर तो लगे हैं, उनके साथ एक और जो हमारा इंडक्टर था उसके साथ एक छोटा सा कैपेसिटर लगा देते हैं। कैपेसिटर तो है ना, चाहे छोटा सा है, यानी हमारे पास 3 कैपेसिटर्स हो गए, एक इंडक्टर हो गया। ये कब होता है, ये होता है क्लैप्स के लिए। तो यही जब कनेक्शन हम करते हैं तो इसको बोलते हैं क्लैप्स ऑसिलेटर। यानी कि हमारा जो कॉलपिट्स ऑसिलेटर है उसमें जो हमें ड्रॉबैक आ रहा है उसको हम ओवरकम ही नेक्स्ट ऑसिलेटर से करते हैं, विच इज़ क्लैप ऑसिलेटर। क्लैप ऑसिलेटर के लिए फॉर्मूला ये है, जस्ट उसमें एक और कैपेसिटर हमने ऐड ऑन कर दिया है, ठीक है। अब इसमें जब हम ये कनेक्ट कर देते तो क्या होता है, हमारी फ्रिक्वेंसी इंडिपेंडेंट हो जाती है C1 एंड C2 से, और हमारा स्टेबल बन जाता है, ठीक है। यानी x1 x2 x3 तो हम एडिशन करेंगे एक साथ में, छोटा सा कैपेसिटर x4 एडिशन कर देंगे साथ में। यानी ये वैल्यूज से हमने ओमेगा निकाला, देन फ्रिक्वेंसी निकाल दी। यहाँ पे सर्किट दिया हुआ है C1 C2, यहाँ पे जस्ट जहाँ पे हमारा L था इंडक्टर था उसमें साथ में एक हमने छोटा सा कैपेसिटर लगा दिया जिसकी वैल्यू बहुत कम है। अब इसमें क्या होता है, कंडीशंस होती है, ठीक है। ये मैंने आपको ऊपर जब इंडेक्स बताया था कि क्या क्या करेंगे उसमें बताया था ना, बर्कन्स क्राइटेरिया, तो कंडीशन होती है, ठीक है। जब हम ये कंडीशन लगाते हैं बीटा ए हमारा 1 लगा लेते हैं, लूप जब लूप गेन निकालते हैं, लूप गेन आता है हमारा बीटा ए, हमारा लूप गेन जब 1 हो जाता है उसी कंडीशन को, उसी क्राइटेरिया को कहते हैं बर्कन्स क्राइटेरिया, ठीक है। अब इसकी भी 3 फॉर्म्स है, 3 टाइप्स है, लाइक जब हमारा बीटा ए 1 के इक्वल हो जाता है, इनका मॉड्यूल 1 के इक्वल हो जाता है, तो हम कहते हैं अनडैम्प्ड या फिर क्रिटिकली डैम्प्ड। जब 1 से बड़ा होता है तो हमारी वेव्स इस फॉर्म में आती है, ओवर डैम्प्ड कहते हैं। जब 1 से छोटा होता है तो डैम्प्ड ऑसिलेशन कहते हैं, या फिर अंडर डैम्प्ड भी कह देते हैं, ठीक है।
100 टाइम। ठीक है। अब जब ये वाली फॉर्म होती है, बीटा है हमारा 1 से बड़ा होता है, तो हमारी ऑसिलेशन की ऑसिलेटर के एम्पलीट्यूड के में क्या डिफरेंस आता है, इंक्रीज करने लगता है, लेकिन प्रैक्टिकली नहीं, बस थियोटिकली। प्रैक्टिकली कांस्टेंट रहता है। क्यों? क्योंकि बाइसिंग होती है, बाइसिंग सप्लाई वोल्टेज वेरिएशन एंड नॉन लीनियरिटी ऑफ ट्रांजिस्टर्स। अब काम कैसे करता है साइनसॉइडल ऑसिलेटर? वर्किंग क्या होती है, किसी भी एम्पलीफायर में जब हमने पॉजिटिव फीडबैक दे दिया सफिशिएंट लेवल पे, तो वो ऑसिलेटर की तरह वर्क करता है। ये पॉजिटिव फीडबैक में हमने फॉर्मूला पढ़ा था, ए एफ इक्वल्स टू ए अपॉन 1 माइनस बीटा ए। बीटा ए होता है हमारा लूप गेन। अब क्या है, किसी भी ऑसिलेटर में जब हमने लूप गेन दिया 1, तो हमारा वो लूप गेन क्लोज्ड लूप गेन बन जाता है, जिससे हमारी ए एफ की वैल्यू इनफाइनाइट हो जाती है। अब ए एफ तो हमारा इनफाइनाइट हो गया। अब इनफाइनाइट होने से क्या होगा, हमारी एसी इनपुट तो हमने दी नहीं, लेकिन हमारा जो आउटपुट है वो नॉन जीरो एसी आउटपुट आएगा। ठीक है, समझे? यानी कि इनफाइनाइट वैल्यू चले गई इसकी वजह से, एंड जब इनफाइनाइट वैल्यू गई तो हमारा आउटपुट नॉन जीरो एसी आउटपुट आ गया, वैसे हमारा एसी इनपुट नहीं था। एक्सेप्ट क्या होगा, ये हो गया। ठीक है, ये वही है, मतलब ये सर्किट है, ये हमारा कंपैरेटर हो गया। यहाँ पे बेसिक, यहाँ पे आप एज्यूम कर लो एक सैम्पलर है जो प्रिपेयर कर रहा है फीडबैक के लिए, यहाँ पे देन फीडबैक के लिए आया फीडबैक नेटवर्क, देन हमारा मिक्सर कंपैरेटर में वैल्यू वापस गई इस टाइप में। यही बताया हुआ है यहाँ पे सिंपल में। अब यहाँ प्रैक्टिकली बीटा है हमारा ग्रेटर देन 1 होता है, स्लाइटली ग्रेटर देन 1, यानी 1.01 02 ऐसे, मतलब थोड़ा सा 1 से बड़ा होता है। इस रीज़न से, 2 रीज़न से, जब हमारा एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन बहुत ज़्यादा होता है मैक्सिमम वैल्यू से, या फिर हमारा बीटा या गेन ए इंक्रीज करने लग जाता है, पर हमारा जो बीटा है वो उतना ही रहता है 1 से कम। अब आर सी पे शिफ्ट पढ़ा था हमने, एफईटी ऑसिलेटर के लिए यहाँ पे आ गया। ये सर्किट है, यहाँ पे क्या होता है, हमारे जो तीनों आर है ये आइडेंटिकल होते हैं एक दूसरे के, सेम होते हैं, मतलब एकदम सिमिलर। ठीक है, कॉमन सोर्स एफईटी एम्पलीफायर, यहाँ पे शिफ्ट 180 डिग्री होते हैं बिटवीन वी आई एंड वी नॉट। वही बता मैंने, आरसी में हमारे जो आर है तीनों आइडेंटिकल होते हैं। मिनिमम 3 RC circuits are needed to create a phase shift 180 degree at non-zero frequency। ठीक है, एंड ये हमारा RC फेज शिफ्ट है बीजेटी के लिए। फ्रिक्वेंसी जो है हमारी ऊपर ही आ गई थी। ठीक है, यहाँ पे के से डिनोट किया है, की वैल्यू ये है। अब कंडीशन आउटपुट के लिए मैंने आपको बताई सेम थी, इसमें हमने ये वैल्यू पुट कर दी है। दैट्स इट। मिनिमम मिनिमम एच ए पी क्या होगा हमारा, ग्रेटर देन इक्वल टू 44.5। RC फेज शिफ्ट बीजेटी में क्या होता है, मिनिमम एच ए पी होता है, और बीटा हमारा इतना होता है 44.5 के आसपास। अब एक क्वेश्चन करते हैं आरसी फेज शिफ्ट बीजेटी के ऊपर। ठीक है, आरसी शिफ्ट बीजेटी ऑसिलेटर है जिसकी में साइनोसॉइडल आउटपुट आ रहा है 10 किलो हर्ट्स, फ्रिक्वेंसी हमें मिल गई एफ नॉट। एच एफ ई हमारा 50 है, एच आई 2 किलो ओम है, ओके। आर सी हमारा 5 ओम है। ठीक है, हमें आर एंड सी की वैल्यू निकालनी है। ओके, तो सबसे पहले तो हम यही वाला फॉर्मूला लगाएंगे जो मैंने आपको यहाँ पे दिखाया। ये 23 + 29 के एच एफ ई हमें पता है, इसके इक्वल रख दिया। इससे क्या होगा, हमारी के की वैल्यू आ जाएगी, ये दोनों आ गई। ठीक है, अब ऊपर बताया था कि जो हमारा के है वो हमारा एच आई से बड़ा होना चाहिए, और एच आई हमारा कितना है। ठीक है, यानी कि हम कौन सा के लेंगे, यहाँ पे के लेंगे 5.4, कि 1.34 बहुत ज़्यादा छोटा है। इससे हमारी आर सी की वैल्यू आ गई, आर की। आर सी हमें पता है, आर निकालना है, आर की वैल्यू आ गई। अब आर क्या होता है, हमारी टोटल रेजिस्टेंस होगी आर नॉट प्लस एच आई, जितनी हमारे वहाँ पे रेजिस्टेंस अवेलेबल है।
ये आगे अब हमारा फ्रिक्वेंसी का फॉर्मूला पता है हमें, ये वाला है, ये रहा। आर हमें पता है, के हमें पता है, हम सी निकाल लेंगे। एफ नोट पता है स्टार्टिंग में, देखो यदि एफ नोट हमारी 10 किलो हर्ट्ज है, पुट कर दी आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर सी फेज शिफ्ट ऑसिलेटर है, 100 किलो हर्ट्ज से आर सी हमारी 600 पिको फैराड है, फ्रिक्वेंसी निकालनी है। ये रहा फ्रिक्वेंसी का फॉर्मूला, वैल्यू पुट कर दी। सिंपल क्वेश्चन आते हैं, इनसे नहीं आता है। अगर आपको थोड़ा बहुत कॉम्प्लेक्स आएगा तो यूनिट 2 से आएगा, यूनिट 3, यूनिट 4, यूनिट 1 बहुत, वो कहते हैं ना चिद्दी थिंग है, वो है। एक सर्किट डायग्राम बनाना है, वेन ब्रिज का, ऑसिलेटर का, एक्सप्रेशन निकालना है फ्रिक्वेंसी का, ठीक है। एक्सप्रेशन ऊपर मैंने आपको दिखाया, वेन ब्रिज का, ऑसिलेटर का, सर्किट डायग्राम भी है, एंड फ्रिक्वेंसी निकालनी है। गिवन क्या, R1 R2 200 किलोहर्ट्ज और C1 C2, ये फ्रिक्वेंसी हमने लगाया। आर में क्या किया, R1 प्लस R2, सी में क्या किया, C1 प्लस C2। ये अब क्या एक्सप्लेन, स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर विद इट्स वेव फॉर्म, ठीक है। अब इसमें ना एक टॉपिक है स्क्वायर वेव जनरेटर, जिसे हम स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर भी कहते हैं और फ्री रनिंग ऑसिलेटर भी कहते हैं। ये सर्किट डायग्राम, ठीक है। होता क्या है वो, अब यहाँ पे आपको स्क्वायर वेव जनरेटर का डायग्राम दिखाया हुआ है। इसका प्रिंसिपल क्या होता है, इसका काम क्या होता है, हमारा जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर है उसको सैचुरेशन रीजन में काम करवाने के लिए फोर्स करना है, ठीक है। अब ये होता क्या है, फ्रैक्शन ऑफ आउटपुट इन फीडबैक टू द पॉजिटिव, ठीक है। बीटा हमारा क्या होता है, R2/R1 प्लस R2 फीडबैक फैक्टर। नाउ ये बस थ्योरी है कि रेफरेंस वैल्यू वोल्टेज की क्या होती है, बीटा वी नॉट, एंड इसकी वैल्यूज पॉजिटिव में होती है, इससे नेगेटिव में भी होती है सैचुरेशन रीजन में। नाउ इट्स वेव फॉर्म, इस टाइप में वेव फॉर्म होती है, ठीक है। ये मैक्सिमम में दिया हुआ है लेकिन ये वहां तक जाती नहीं, पॉजिटिव में इतनी, देन नेगेटिव। क्या होता है यहाँ पे, हमारी जो कैपेसिटर की वोल्टेज है वो हमारी पॉजिटिव में, बीटा वी सैचुरेशन रीजन, वो क्या करती है, वो डिस्चार्जिंग शुरू कर देती है थ्रू आर, और हमारी आउटपुट वोल्टेज स्विच करती है -V से, एंड अब कैपेसिटर की जो चार्ज है वो बहुत ज़्यादा नेगेटिवली बढ़ने लग जाता है जब तक कि हमारी वोल्टेज एक्सीड ना कर दे -βV से, यानी कि इसको जब तक हम नेग्लेक्ट ना कर दें, मतलब एक्सीड ना कर दें, यहाँ तक पहुँचे ना, तब तक कि चार्जेस कैपेसिटर के बहुत ज़्यादा बढ़ते रहते हैं नेगेटिव में। आउटपुट क्या आता है, स्विच बैक टू इतना, एंड हेंस द साइकिल रिपीट्स इटसेल्फ, और रिपीट होता रहता है। नाउ वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर क्या है, VC, V फाइनल प्लस V इनिशियल माइनस V फाइनल। V फाइनल हमें पता है, V इनिशियल पता है, हमने सब्स्टिट्यूट कर दी, सॉल्व करके हमें ये मिला। अब ये हमारे हाफ पीरियड के लिए, टोटल टाइम पीरियड के लिए क्या होगा, 2T1, यानी दिस वन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जनरेशन बताओ स्क्वायर की, यानी कि इसकी जनरेशन बताओ, और जनरेशन स्क्वायर की हमने बता ही दी। मतलब अगर जनरेशन स्क्वायर का आना तो आपको कहाँ से करना है, ये वेव फॉर्म का पूरा बताना है, क्या होती है, ये कैसे आया, ठीक है। नाउ जनरेशन पता चलिए। नेक्स्ट चीज़ यहाँ पे क्या पूछा है, ट्रायंगुलर वेव फॉर्म फ्रॉम मल्टी वाइब्रेटर, इनके जब ट्रायंगुलर वेव फॉर्म आए तो उसको एक्सप्लेन करो यूजिंग ओपैम। ओपैम क्या है, ऑपरेशनल एम्पलीफायर, ठीक है, और इसका एक्सप्रेशन भी निकालना है। अब हम ट्रायंगुलर वेव कैसे निकाल सकते हैं, बहुत ईजिली, इंटीग्रेटिंग अ स्क्वायर वेव, हमारी स्क्वायर वेव को इंटीग्रेट करके वो हमारी वेव किस टाइप में आएगी, ये हमारा वेव फॉर्म जनरेटर, ठीक है, इस टाइप में होता है, आपको बनाना पड़ेगा। एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में फिर से बता रही हूँ, आपको डायग्राम्स के मार्क्स मिलेंगे, डायग्राम्स बहुत इंपॉर्टेंट है, वेव फॉर्म एंड डायग्राम्स। इस टाइप में ग्राफ है इसका, वर्किंग किस टाइप में, हम वर्किंग इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ लेना आप, बना के भी लिख लोगे तो चल जाएगा, पर आप पढ़ लेना एक बार क्या होता है। जैसे कि हमने कंपेरेटर A1 हमने एज्यूम किया किस पे, V सेट, पॉजिटिव V सेट पे, सो हमारा आउटपुट ऑफ इंटीग्रेटर विल बी नेगेटिव, ठीक है। बहुत, क्या होता है नेगेटिव
कब तक होगी, जब तक हमारी वैल्यू ये ना आ जाए, माइनस वी ना हो जाए रैम की, ठीक है, और आउटपुट ये ना आ जाए। अगर जब मतलब अनटिल तब तक ना आए तब तक, जब ये वैल्यूज हमारी आ जाएगी तो क्या होगा, हमारा जो माइनस वी एस है वो वापस वी सेट पे रीच करेगा, वापस वही वैल्यू हो जाएगी। और ये तब तक रिपीट होगा जब तक हमारी ट्रायंगुलर वेव आउटपुट में नहीं आएगी A2। अब फ्रिक्वेंसी क्या होती है, फ्रिक्वेंसी निकालिए, हमारी इफेक्टिव वोल्टेज पी पॉइंट पे क्या है, आउटपुट A1 है, वी सेट हमारी वोल्टेज है, सो ये हमारी वोल्टेज आएगी। अब T इक्वल्स टू T1 टाइम पे क्या होगा, हमारी वोल्टेज पॉइंट पी पॉइंट पे 0 के इक्वल हो जाएगी, ठीक है। नाउ सिमिलरली एट T इक्वल्स टू T2 टाइम पे क्या होगा, T2 टाइम पे क्या होगा, हमारा आउटपुट A1 माइनस वी सेट से वापस वी सेट पे हो जाएगा, वोल्टेज इन सेचुरेशन रीजन। अब पीक टू पीक एम्पलीट्यूड में क्या होगा, ये फॉर्मूला आएगा, मतलब नहीं है इतनी काम, फिर टाइम पीरियड लिया T/2, यानी कि जो हमारा टाइम टोटल टाइम था उसका हाफ। तो बेसिक इंटीग्रेटर इक्वेशन क्या होगी हमारी, ये वाली, इसके इंटीग्रेशन, जब हमने ये इक्वेशन इंटीग्रेट की तो 0 से T/2 तक, हाफ टाइम तक, तो हमारा ये आ गया। अब हमने V नोट PP की वैल्यू ले ली हमने इक्वेशन 3 से, यहाँ से, ठीक है। पीक टू पीक पॉइंट की हमने वोल्टेज ले ली, यहाँ पे ये सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो हमें टाइम की इक्वेशन मिल गई, ठीक है। सो फ्रिक्वेंसी क्या होती है 1/T, यानी कि ये हमें फ्रिक्वेंसी मिल गई, कब, ट्रायंगुलर वेव के लिए। अब हम स्क्वायर वेव बना सकते हैं क्या ट्रायंगुलर वेव यूज़ करके, बिल्कुल बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, डिफ्रेंशिएट करके, ठीक है, इंटीग्रेट करके हम ट्रायंगुलर वेव बना सकते हैं, और डिफ्रेंशिएट करके हम वापस उससे स्क्वायर वेव बना सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑपरेशन, नाउ ऑपरेशन, एक्सप्लेन द ऑपरेशन ऑफ एलसी टैंक सर्किट। ये आपको ये पढ़ना है, मैं बस ये बता सकती हूँ थोड़ा बहुत, कि जैसे कि कैपेसिटर सी है, सेकंड वाले इसको देख लेते हैं, इस टर्म में कैपेसिटर सी है, इसमें हमने कोई भी डीसी वोल्टेज दी, कोई भी पोलैरिटीज के साथ डीसी वोल्टेज दी, ये एक ओपन सर्किट है, ठीक है। तो क्या होगा, हमारी कैपेसिटी में कुछ वोल्टेज होगी, उसकी वजह से हमारा एस क्या करेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर करेगा। अब थर्ड में क्या है, इसमें देख लेते सी में एक बार। फर्स्ट में तो सिंपल है कि एक इंडक्टर लगा हुआ है, कैपेसिटर लगा हुआ है, तो ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी होगी, ठीक है। और इसमें स्टोर क्या करी होगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। थर्ड केस ले लेते हैं, इसमें क्या है, स्विच एस हमारा क्लोज है, कैपेसिटर सी डिस्चार्जिंग कर रहा है, ठीक है। उस डिस्चार्जिंग की वजह से कुछ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा, जो हमें इसमें बताया हुआ है, और उसी वजह से कुछ ना कुछ करंट, एक मतलब सम अमाउंट ऑफ करंट विल फ्लो, मैग्नेटिक फील्ड हमारी अराउंड आवर इंडक्टर कॉइल, यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड बनने लग जाएगी उस करंट की वजह से, एंड उसी मैग्नेटिक फील्ड को कहेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी, उसी में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी स्टोर करेंगे। अब इसके कंडीशन है, करंट जब हमारा स्लोली बढ़ने लगेगा मैक्सिमम वैल्यू से, कैपेसिटर डिस्चार्जिंग करेगा अच्छे से फुली, जब कैपेसिटर से डिस्चार्ज करेगा फुली, तो हमारी एनर्जी कौन सी होगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी होगी अक्रॉस इट। केस थर्ड में क्या हुआ, दिस इज केस 4 एंड दिस इज 5th, ये 5th केस था। अब क्या कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड होगी इंडक्टर के आसपास, इसमें भी, इससे क्या हमारा रिजल्ट क्या होगा, कोलैप्सिंग, और कुछ ना कुछ ईएमएफ जनरेट होगी, करंट फ्लो करने लग जाएगा सेम डायरेक्शन में, जिसमें की वजह से एक लो लगेगा, उस लो को हमने पढ़ा भी है लेंस लो। ये सब एक रीड आउट के थिंग है, ये आता नहीं वैसे, बट पढ़ लो तो अच्छा है, ये ना करो तो अच्छा है। आपको अगर थोड़ा बहुत भी आता है एग्जाम में बाई चांस आ गया तो पढ़ लेते हैं इसको। फ्रिक्वेंसी के ऑसिलेटर्स की
टैंक सर्किट के थ्रू दिस एक सिंपल सा देखो, उनको सबको एकदम सिंपल लेके चलो, जिससे हमारा फॉर्मूला क्या होगा ये। अब डिफरेंस क्या आरसी ऑसिलेटर और एलसी ऑसिलेटर में? फर्स्ट डिफरेंस यही है कि आरसी ऑसिलेटर में जब फ्रिक्वेंसी जनरेट करते हैं वो 1 मेगा हर्ट्स तक करते हैं, यस एलसी में हम हायर देन 1 मेगा हर्ट्स करते हैं। इसमें आरसी नेटवर्क यूज़ होता है, यानी रेजिस्टर कैपेसिटर, यहाँ पे इंडक्टर कैपेसिटर यूज़ होता है। इसका एग्जांपल वेन ब्रिज ऑसिलेटर, यहाँ पे क्रिस्टल ट्यून, कॉर्पलेट्स, ये सब हार्टले, ये सब होते हैं। यहाँ पे डिग्री ऑफ डिस्टोर्शन बहुत ज़्यादा होती है, यहाँ पे कम होती है। नॉन लिनियरिटी, यहाँ का क्वालिटी फैक्टर बहुत ज़्यादा कम होता है, यहाँ पे बहुत अच्छा होता है, ठीक है। एलसी ऑसिलेटर में ट्यून सर्किट एब्सेंट होता है, क्यों? क्योंकि आरसी ऑसिलेटर ओनली लो फ्रिक्वेंसी जनरेट करता है, वजह से यहाँ पे टैंक सर्किट होता है या फिर ट्यून सर्किट होता है। क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे फ्रिक्वेंसीज बहुत ज़्यादा अच्छे से होती है, बहुत ज़्यादा हाई होती है। सो लास्ट टर्म इन यूनिट 4 रिलैक्सेशन ऑसिलेटर और नॉन साइनोसॉइडल ऑसिलेटर, ये क्या होते हैं? द ऑसिलेटर विच प्रोड्यूस स्क्वायर वेव्स, ट्रायंगुलर वेव, पल्सेस, मोनोटोन वेव्स, ये सब जो प्रोड्यूस करते हैं उनको कहते हैं रिलैक्सेशन ऑसिलेटर। दैट्स इट, यूनिट 4 में बस इतना ही है। एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स 1 के सब यूनिट्स कंप्लीट हो चुकी है। ऑल द बेस्ट एवरीवन।